वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब तक हम लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना के बारे में बात कर रहे थे। लघु बीजाणु ध्वनि जो होती है उसके दो पार्ट बताए गए थे संरचना की दृष्टि से। जो बाहरी पार्ट होता है वो कहलाता है परागभित्ति और जो आंतरिक पार्ट होता है वो कहलाता है लघु बीजाणु उत्तक। लघु बीजाणु जन उत्तक, लघु बीजाणु जन उत्तक। लघु बीजाणु जन उत्तक से पहले हम बात कर चुके थे कि जो परागभित्ति होती है उसके चार पार्ट होते हैं, चार भाग होते हैं, चार स्तर होते हैं उसके। सबसे बाहरी जो स्तर होता है, सबसे बाहरी स्तर होता है उसे कहते हैं हम बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस बोलते हैं। सबसे आउटर मोस्ट होता है, ये सुरक्षा का कार्य करता है। एक स्तरीय कोशिकाओं का लेयर होती है ये। दूसरा हमने बात की थी अधस त्वचा। अधस त्वचा भी एक कोशिकीय स्तर होता है, एक कोशिकीय स्तर होता है, लेकिन इसकी कोशिकाओं की खास विशेषता होती है कि इनकी कोशिकाओं पर अल्फा सेलुलोज का जमाव पाया जाता है, जिसके कारण ये आर्द्रता ग्राही हो जाती हैं और आर्द्रता ग्राही होने के कारण ये पराग कोष प्रस्फुटन में सहायक होते हैं, पराग कोष प्रस्फुटन में सहायक होती हैं। ठीक। तीसरी बात करते हैं हम मध्य स्तर। मध्य स्तर जो होता है 1 से 3 कोशिकीय स्तर होता है, 1 से 3 कोशिकीय स्तर होता है। मध्य स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के लिए पोषण का कार्य करते हैं। जब परागकोष परिपक्व हो जाता है, जब परागकोष परिपक्व हो जाता है तो इस दौरान जो मध्य स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं ये नष्ट हो जाती हैं और अपना जो जीवद्रव होता है, अपना जो पोषक पदार्थ होता है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के लिए दे देती हैं ताकि उनका प्रॉपर तरीके से विकास हो सके। चौथा जो स्तर होता है वो होता है टेपिटम। टेपिटम में हमने बताया था आपको कि टेपिटम सबसे आंतरिक स्तर होता है, पोषक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इसकी कोशिकाओं से विशिष्ट प्रकार के पोषक पदार्थ स्रावित होते हैं जो कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका और लघु बीजाणु के लिए पोषण का कार्य करता है। जैसा कि हमने यहाँ बताया आपको कि जो लघु बीजाणु ध्वनि है उसकी संरचना के दो पार्ट हैं, परागभित्ति और लघु बीजाणु जन उत्तक। परागभित्ति जो होता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, बाह्य स्तर, अधस त्वचा, मध्य स्तर और टेपिटम। ठीक। टेपिटम की एक खास विशेषता होती है कि टेपिटम की जो कोशिका होती हैं उन कोशिकाओं में वसीय प्रकृति के कुछ गोलाकार संरचना पाई जाती हैं। किसी प्रकार की वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचना होती हैं। कैसी संरचना होती हैं? गोलाकार संरचना होती हैं। वसीय प्रकृति की कुछ गोलाकार संरचनाएं होती हैं। इन गोलाकार संरचनाओं को क्या बोलते हैं? प्रोयूबिस्काय कहते हैं, प्रोयूबिस्काय कहते हैं। इनके द्वारा एक विशेष रसायन का स्राव होता है, एक विशिष्ट रसायन का स्राव होता है जिसे स्पोरोपोलिन कहते हैं, जो पराग कणों की बाह्य सतह पर पाया जाता है। पराग कणों की जो संरचना होती है उसकी बाह्य जो सतह होती है उस पर यह पाया जाता है स्पोरोपोलिन। इसी स्पोरोपोलिन के कारण पराग कण जो होते हैं वो लंबे समय तक क्या बने रहते हैं? सुरक्षित बने रहते हैं, संरक्षित बने रहते हैं, प्रिजर्व्ड बने होते हैं। हम कई बार देखते हैं कि जो परागकण होते हैं जीवाश्म रूप में पाए जाते हैं, तो जीवाश्म रूप में पाए जाने के पीछे एक ही कारण है कि इन पर क्या पाया जाता है? स्पोरोपोलिन का जमाव पाया जाता है। इस कारण क्या है? ये जो परागकण होते हैं लंबे समय तक बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हमने बताया था। अब हम आगे डिस्कस करते हैं लघु बीजाणु जन उत्तक। लघु बीजाणु जन उत्तक जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो लघु बीजाणु जन उत्तक में समसूत्री विभाजन होते हैं। लघु बीजाणु जन उत्तक जो होता है उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। लघु बीजाणु जन उत्तक, इसके अंदर समसूत्री विभाजन होते हैं। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें जो कोशिकाएं निर्मित होती हैं उन्हें लघु बीजाणु जन मात्र कोशिकाएं कहते हैं, मदर सेल्स कहते हैं, मात्र कोशिकाएं कहा जाता है। ये लघु बीजाणु जन मात्र कोशिका होती है। ये आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, किसके दौरान? या अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं। लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं। देखिएगा गुणसूत्रों की दृष्टि से देखा जाए तो लघु बीजाणु जन उत्तक जो होता है, लघु बीजाणु जन उत्तक होता है वो कैसा होता है? 2n होता है। समसूत्री विभाजन हो रहा है, इस कारण गुणसूत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी गुणिता पर। यह भी क्या होता है? 2n होते हैं।
और ये जो लघु बीजाणु जन मात्र कोशिका होती हैं आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या कैसे होती है, मात्र कोशिका के आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। इस कारण अब ये जो लघु बीजाणु होते हैं ये गुणसूत्रों की दृष्टि से कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक, एक लघु बीजाणु जन मात्र कोशिका से, एक लघु बीजाणु जन मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये 4 लघु बीजाणु जो होते हैं, ये 4 लघु बीजाणु चतुष्क रूप में पाए जाते हैं। 4 लघु बीजाणु जो होते हैं, लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणु जिन्हें हम क्या कहते हैं, परागकण। क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं, चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। जुड़े होते हैं, एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं और जुड़कर परस्पर जुड़कर क्या करते हैं, ये चतुष्क टेट्राड का निर्माण करते हैं, टेट्राड। और किससे जुड़े होते हैं, ये एक विशेष पदार्थ होता है कैलोज। किससे जुड़े होते हैं, ये कैलोज। कैलोज उत्तक से क्या होते हैं, ये परस्पर जुड़े होते हैं। कैलोज उत्तक से ये परस्पर जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये 4 लघु बीजाणु बने हैं। इनके बनने की जो प्रक्रिया होती है, इनके बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं हम, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो लघु बीजाणु जन जो कोशिका होती है, लघु बीजाणु जन कोशिका होती है, वो कोशिकाएं जो कि परागकण के रूप में पाई जाती हैं। ये जो परागकण जो होते हैं चतुष्क रूप में पाए जाते हैं। तो किस प्रकार ये अलग अलग संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4 प्रकार से पाए जाते हैं। कितने प्रकार से पाए जाते हैं, 4 प्रकार से पाए जाते हैं। नंबर 1 बात करें तो हम ये चतुष्फलकीय अवस्था में पाए जाते हैं। चतुष्फलकीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे इनको, टेट्राहेड्रल। किस इसमें क्या होता है, जो 4 लघु बीजाणु जो होते हैं, 4 लघु बीजाणु, उनमें से 3 दिखाई देते हैं, 1 दिखाई नहीं देता है। किस प्रकार इनकी संरचना होती है वो हम ऐसे देख लेते हैं इनको। ये इस प्रकार होती है संरचना इनकी। एक लघु बीजाणु, दूसरा लघु बीजाणु और तीसरा लघु बीजाणु। ये केंद्रक। ठीक, तो ये कौन सी अवस्था हुई है, टेट्राड अवस्था हुई। किस में पाई जाती है ये टेट्राड अवस्था, द्विबीजपत्री में। द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। किन में पाई जाती है ये, द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, दूसरा हम बात करते हैं कि ये जो समद्विपार्श्विक, समद्विपार्श्विक कौन सी अवस्था, इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। कौन से क्या बोलते हैं इनको, समद्विपार्श्विक या आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल के अंदर क्या होता है, चारों जो परागकण होते हैं, चारों जो लघु बीजाणु होते हैं वो दिखाई देते हैं, चारों सामने से दिखाई देते हैं। सामने से देखने पर हम देखते हैं कि वो चारों दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, ये देखेगा, एक लघु बीजाणु, दूसरा लघु बीजाणु, तीसरा लघु बीजाणु और चौथा लघु बीजाणु। इस प्रकार ये क्या है, समद्विपार्श्विक है। ये किस में पाई जाती है, एक बीजपत्री पादपों में। किन में पाई जाती है ये, एक बीजपत्री पादपों में अवस्था पाई जाती है। कौन से पादपों में पाई जाती है ये, एक बीजपत्री पादपों के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं हम क्रॉसित। क्रॉसित में बात करते हैं 2 जो लघु बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। 2 तो कैसे होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर 2 लंबवत होते हैं। ऊपर वाले दोनों दिखाई देते हैं और नीचे वाला एक ही दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है वो देखते हैं हम यहाँ पर। क्रॉसित में हम बात करते हैं, क्रॉसित जो होता है टी शेप्ड बोल सकते हैं इसको हम। कैसे बोल सकते हैं, टी शेप्ड। क्रॉसित, क्रॉसित अवस्था, तीसरी अवस्था। क्रॉसित अवस्था के अंदर हमारे पास इस प्रकार होता है, ये एक परागकण, दूसरा परागकण, तीसरा परागकण। सामने से 3 परागकण दिखाई देते हैं। ये एक दूसरे से क्या है, लंबवत हैं, एक दूसरे से क्या है, लंबवत।
और सामने से क्या दिखाई देते हैं, ये 3 परागकण दिखाई देते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है मैग्नोलिया है। किसका एग्जाम्पल क्या है, मैग्नोलिया। अब चौथा जो हमारे पास रूप है वो है रेखीय या रेखिक। क्या है, रेखिक या रेखीय, लाइनर। लाइनर के अंदर क्या होता है, चारों परागकण एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, ऊपर नीचे पाए जाते हैं, चारों दिखाई देते हैं सामने के सामने। जैसे कि देखो ये अब हमारे पास एक परागकण ये हो गया, एक परागकण ये, एक परागकण ये और एक परागकण ये, एक पराग 2 3 और 4, ये रेखीय परागकण है। अब ये किस में पाया जाता है, एरिस्टोलोकिया में। एग्जाम्पल क्या है इसका, एरिस्टोलोकिया। इस प्रकार का जो व्यवस्था पाई जाती है परागकणों की, वो किस में पाई जाती है, एरिस्टोलोकिया में पाई जाती है। तो हमने अभी कितने प्रकार के व्यवस्था देखी परागकणों की, 4 व्यवस्था देखी हमने। सबसे पहले हमने कौन सी देखी भाई, सबसे पहले हमने देखी चतुष्फलकीय। नंबर 2 पे देखी हमने समद्विपार्श्विक। तीसरे नंबर पे देखी हमने क्रॉसित। क्रॉसित में टी सेप्ट पे बोल सकते हैं इसको, टी सेप्ट। कौन सी अवस्था बोल सकते हैं इसको, टी सेप्टिक अवस्था बोल सकते हैं। और चौथी जो अवस्था होती है हमारे पास वो थी रेखिक। कौन सी अवस्था है, रेखिक। और ये जो चारों परागकण होते हैं, ये चारों जो परागकण होते हैं, परागकण, चारों परागकण किससे जुड़े होते हैं, कैलोज पदार्थ से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, ये कैलोज पदार्थ से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक संयोजी पदार्थ होता है जो इसको जोड़े रखने का कार्य करता है। ये मुक्त भी होते हैं। आगे चलकर प्रत्येक जो परागकण होता है, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी लघु बीजाणु होता है, वो आगे चलकर नर युग्मोद्भिद का निर्माण करता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। नर युग्मोद्भिद का विकास, नर युग्मोद्भिद का विकास एवं संरचना, नर युग्मोद्भिद का विकास एवं संरचना। सॉरी, उससे पहले हम बात कर लेते हैं पहले परागकण की संरचना। परागकण की संरचना, परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। परागकण की संरचना के लिए हमने बात की थी अभी 4 लघु बीजाणु निर्माण, 4 लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। उनमें से एक लघु बीजाणु को या प्रत्येक को हम क्या कह सकते हैं, परागकण कह सकते हैं। परागकण की संरचना की देखते हैं तो हम यहाँ पर परागकण पर 2 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं, परागकण की संरचना में 2 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं, 2 स्तर पाए जाते हैं। नंबर 1 बाह्य स्तर, जिसको बोलते हैं एक्जाइन, और दूसरा स्तर होता है अंतः स्तर, अंतः स्तर जिसको बोलते हैं एंटाइन। क्या बोलेंगे उसको, एंटाइन, एंटाइन बोलेंगे। हम 1 बाई 1 स्तर के बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा यहाँ चित्र बना लेते हैं परागकण का। परागकण का जो चित्र होता है वो इस प्रकार होता है कि ये हमारे पास इस प्रकार अधिकांश आवत बीज जो बीजी पत्र होते हैं, आवर्त बीजी पत्र पादप होते हैं, उनके अंदर जो परागकण होते हैं वो अलंकृत होते हैं और 2 लेयर्ड होते हैं। 2 लेयर्ड के अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है,
क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है, कुछ रिक्तिकाएँ पाई जाती है इसके अंदर, जीवद्रव पाया जाता है, जीवद्रव पाया जाता है, रिक्तिका है, ये रिक्तिका है। यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये है बाह्य स्तर, बाह्य स्तर, ये है आंतरिक स्तर, इसको बोलते हैं एक्साइन और इसको बोलते हैं एंटाइन। क्या बोलेंगे इसको, एंटाइन। यहाँ ये हमारे पास दिखाई दे रहा है केंद्रक, न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियस। ये रिक्तिका है जिसे क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स, रिक्तिका बोलते हैं। इसके अंदर ये जीवद्रव पाया जाता है, जीवद्रव को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक। और आंतरिक स्तर पर कुछ गड्ढे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, गड्ढे जैसी संरचना आंतरिक स्तर, बाह्य स्तर पर सॉरी, ये जो बाह्य स्तर होता है इस पर कुछ गड्ढे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन बाह्य स्तर पर जो गड्ढे जैसी संरचना पाई जाती है इन्हें कहते हैं हम क्या, जनन छिद्र। क्या बोलेंगे, जनन छिद्र बोलेंगे, जर्मिनल पोर। और सबसे बाहर जो ये उभार रूप की संरचना होती है ये है अलंकृत आवरण, अलंकृत आवरण, आवरण पाया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, परागकण की संरचना है। परागकण की संरचना में हम सबसे पहले बात करते हैं बाह्य स्तर के बारे में। परागकण की संरचना में सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, बाह्य स्तर के बारे में बात करते हैं। बाह्य स्तर, सबसे बाहरी आवरण, अलंकृत आवरण है, अलंकृत आवरण है, ठीक। इसके अलावा इसमें जनन छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, जनन छिद्र पाया जाता है। इस पर स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाया जाता है। इस पर क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक। इसकी बाहरी सतह चिपचिपी होती है। कैसी होती है, चिपचिपी होती है, जिसे पोलन किट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोलन किट कहते हैं। पोलन किट कहते हैं जो कि परागण क्रिया में सहायक होती है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि अभी जो परागकण है, इस परागकण की संरचना के दो पार्ट हैं। एक तो बाह्य आवरण, बाह्य जो आवरण या बाह्य स्तर जो होता है वो क्या कहलाता है, एक्साइन कहलाता है। इसकी खास बात ये सबसे बाहरी आवरण होता है, अलंकृत होता है, उभार लिए होता है, विशिष्ट संरचना युक्त होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, जनन छिद्र पाए जाते हैं। ये जनन छिद्र आगे चलकर क्या है, जनन नलिका का निर्माण करते हैं। इनसे ही जनन नलिका का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। अच्छा, इन पर एक विशेष आवरण पाया जाता है विशेष पदार्थ का, जिसे क्या कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन आवरण कहते हैं। स्पोरोपोलेनिन आवरण जो होता है वो क्या करता है, इसको लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखता है, अपघटित होने से बचाए रखता है। इसकी बाहरी सतह चिपचिपी होती है, चिपचिपी होती है तो उसे क्या कहते हैं, हम पोलन किट कहते हैं। और इस पोलन किट के कारण क्या है, ये परागण क्रिया में सहायक होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर परागण माध्यमों द्वारा ये पहुंचता है, चिपक कर, ठीक है, बॉडी पर, जैसे कीट है उनकी बॉडी पर चिपक कर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। तो ये हम बता रहे थे आपको इसके बारे में, परागकण की बाह्य संरचना के बारे में।
और अब हम बात करते हैं परागकण की आंतरिक संरचना। तो परागकण की आंतरिक संरचना के डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा परागकण के जो आंतरिक संरचना होती है इसे बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलेंगे? इंटाइन। परागकण की आंतरिक संरचना अंतः आवरण या इंटाइन। क्या बोलेंगे इसको? अंतः आवरण या इंटाइन बोलेंगे। ठीक है। अब ये देखिएगा अंतः आवरण या इंटाइन जो होता है ये आंतरिक पार्ट होता है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। इसमें डीएनए पाया जाता है। इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। ये चीज़ें पाई जाती हैं। यह आंतरिक आवरण होता है। इससे जनन छिद्रों के माध्यम से जनन छिद्रों के माध्यम से क्या निकलती है? पराग नलिका। पराग नलिका निकलती है। पराग नलिका निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पराग नलिका निकलती है। ठीक। खास बात होती है इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। जो सी अभी हम बता रहे थे, डीएनए वाली बात बता रहे थे, केंद्रक पाया जाता है। और ये जो केंद्रक होता है ये आगे चलकर विभाजन करता है और विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का, दो केंद्रकों का निर्माण करता है, जिसमें हम जनन केंद्रक और जनन कोशिका की बात करेंगे, वो आगे चलकर बात करेंगे। यहाँ तक हमने आपको इतना बताया कि भाई ये जो है परागकण जो है उसके दो आवरण पाए जाते हैं, बाह्य आवरण एक्साइन और आंतरिक आवरण क्या कहलाता है? इंटाइन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम आपको आगे नर युग्मोद्भिद की संरचना। नर युग्मोद्भिद की संरचना। नर युग्मोद्भिद की संरचना। नर युग्मोद्भिद की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट। स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो नर युग्मोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है, नर युग्मोद्भिद संरचना के लिए जो प्रथम कोशिका होती है, प्रथम कोशिका जो होती है वो क्या होती है? परागकण। क्या होती है? परागकण। पोलन ग्रेन। क्या होती है? पोलन ग्रेन होती है। इसका जो विकास होता है वो पराग कोश के अंदर ही शुरू होता है। इसका विकास पराग कोश के अंदर ही शुरू हो जाता है। पराग कोश के अंदर ही शुरू हो जाता है। पराग कोश के अंदर ही शुरू हो जाता है। खास बात है इसकी। ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, पराग कोश के अंदर ही शुरू हो जाता है इसका विकास। यहाँ पर हम देखते हैं जो पराग कोश होता है उसका प्रस्फुटन होता है। पराग कोश प्रस्फुटन। तो परागकोश प्रस्फुटन होता है, उसके फलस्वरूप क्या मुक्त होते हैं? परागकण मुक्त होते हैं। परागकण मुक्त होते हैं। क्या मुक्त होते हैं? परागकण मुक्त होते हैं। और ये जो परागकण होते हैं इस स्टेज के अंदर कैसे होते हैं? द्विकोशिकीय होते हैं। द्विकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? द्विकोशिकीय होते हैं। अब कैसे विकास होगा इनका, ये हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से बताएंगे। थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट बात बता दी हमने यहाँ पर कि जो नर युग्मोद्भिद होता है उसका विकास कहाँ शुरू हो जाता है? परागकोश के अंदर शुरू हो जाता है। नर युग्मोद्भिद के विकास की प्रथम कोशिका परागकण को कहा जाता है। ठीक। अंकुरित जो परागकण होता है वो नर युग्मोद्भिद कहलाता है। खास बात ये अंकुरित
परागकण क्या कहलाता है? मेल गैमेटोफाइट। क्या कहलाएगा? मेल गैमेटोफाइट। अंकुरित परागकण क्या कहलाता है? मेल गैमेटोफाइट। अभी इसका विकास कैसे होता है? हमने अभी परागकण की संरचना के बारे में बताया था। जो परागकण जो होता है वो इस प्रकार होता है। इस प्रकार से ये हमने परागकण की संरचना बताई थी अभी आपको। ठीक, ये इसके अंदर ये क्या है? वैक्यूल्स है, रिक्तिका है, और ये क्या है? केंद्रक है। क्या है ये? केंद्रक। केंद्रक क्या है ये? केंद्रक। ठीक, ये बात बताई थी हमने आपको। ये जो गड्ढे हैं द्विबीजपत्री में अक्सर 3 पराग क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र पाए जाते हैं, जनन छिद्र। ठीक, ये क्या है? रिक्तिका। रिक्तिका। अब हम देखते हैं यहाँ पर शुरुआत में जब परागकण से नर युग्मोद्भिद का निर्माण होता है तो परागकण के अंदर उपस्थित जो केंद्रक होता है अगुणित होता है, विभाजन करता है। कौन सा विभाजन करता है? समसूत्री विभाजन करता है। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन करता है जिसके फलस्वरूप 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। बड़ी जो कोशिका होती है उसे कायिक कोशिका कहते हैं और छोटी जो होती है उसे जनन कोशिका कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो ये केंद्रक होता है, परागकण का जो केंद्रक होता है, विभाजन करके 2 केंद्रकों का निर्माण करता है, एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक। यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि ये जो केंद्रक और ये कोशिका जो होती है इसका निर्माण होता है, इनमें बड़ा छोटा का क्या डिफरेंस है? बड़ा छोटा का डिफरेंस गुणसूत्रों की दृष्टि से इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। गुणसूत्रों की दृष्टि से इनमें डीएनए की मात्रा समान पाई जाती है, चाहे वो कायिक केंद्रक है या जनन केंद्रक हो। लेकिन प्रोटीन है, आरएनए, इनकी मात्रा का डिफरेंस होता है। इनके अंदर जो कायिक कोशिका होती है, कायिक केंद्रक होता है, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, आरएनए की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन न्यूक्लियोलस का केंद्रिका का क्या होता है? उसके अंदर अभाव होता है। तो इसके फलस्वरूप जो समसूत्री विभाजन होता है उसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। कौन सी कोशिका बनती हैं? 2 कोशिकाएं। एक तो बड़ी कोशिका या बड़ा केंद्रक, बड़ा केंद्रक, और दूसरा छोटा केंद्रक। ठीक है, ये जो बड़ा केंद्रक है ये किस में बदलता है? कायिक कोशिका में। कायिक कोशिका निर्मित करता है, कायिक कोशिका। और ये छोटा केंद्रक है, ये क्या बनाता है? जनन कोशिका। किसका निर्माण करता है? ये जनन कोशिका का। कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री। किस में हो रहा है? परागकण। परागकण के केंद्रक में। किसके केंद्रक में विभाजन हो रहा है? ये समसूत्री विभाजन परागकण के केंद्रक में। फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? एक बड़ा केंद्रक का निर्माण होता है, एक छोटा केंद्रक का निर्माण। बड़ा केंद्रक से किसका निर्माण होता है? कायिक कोशिका का। और छोटा केंद्रक से किसका निर्माण होता है? जनन कोशिका का। इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें प्रोटीन व आरएनए की मात्रा अधिक होती है। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन प्लस आरएनए की मात्रा क्या होती है? कम पाई जाती है, कम पाई जाती है। इस कारण इसका आकार कैसा होता है? छोटा, और इसका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। डीएनए की मात्रा, इंपॉर्टेंट नोट है, यहां पर देखते हैं डीएनए की मात्रा। डीएनए की मात्रा दोनों में समान होती है। डीएनए की मात्रा इन दोनों में कैसी होती है? समान होती है। लेकिन अंतर कहाँ होता है? प्रोटीन और आरएनए की मात्रा में। यहाँ पर एक और बात है, ये जो है बड़े केंद्रक या बड़े कायिक कोशिका बोल रहे हैं जिसको, केंद्रिका का अभाव होता है इसके अंदर। केंद्रिका का अभाव होता है। केंद्रिका जो होती है, न्यूक्लियोलस होती है, उसका क्या होता है? अभाव होता है।